In this part, in grammar, short story writing, first of all, we would like to discuss what are the techniques to write a short story. शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने मार्क किए हैं इसमें वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। स्टोरी राइटिंग की डेफिनेशन देखिए पहले क्या है। शॉर्ट स्टोरीज आर अकाउंट ऑफ अ फिक्शनल इंसिडेंट नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी एक फिक्शनल इंसिडेंट होते हैं। फिक्शनल क्या होते हैं कि इमेजिनरी जो इंसिडेंट होते हैं उनको उनसे रिलेटेड कोई कहानी बनाई जाती है, नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के साथ इसको बताया जाता है। दैट इज़ शॉर्टर देन ए नॉवल। ये जो है ये नोवेल से शॉर्ट फॉर्म में होती है। इट फोकस ऑन वन प्लॉट, वन और मोर कैरेक्टर विद वन सेंट्रल थीम। और कहानी में हमेशा ही क्या होता है? एक प्लॉट होता है। प्लॉट को हम क्या बोल देते हैं? जो एक मेन उसमें जो स्टोरी का जो पार्ट होता है उसको प्लॉट बोल देते हैं। वन और मोर कैरेक्टर, इसमें एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, एंड उसमें जो क्या है सेंट्रल थीम होता है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट स्टोरी बोल देते हैं। ये याद रखना है कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है, और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है कि उसमें एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, और उसमें थीम ज़रूर होता है, और टाइटल दिया गया होता है। वो सब बातें हम आगे करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वाई डू वी नीड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी? हमें जो शॉर्ट स्टोरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी तरह से आप पूरा लेसन कंप्लीट देखिए, फिर ही आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी राइटिंग कंपटीशन, एंड देन यू विल एबल टू राइट अ स्टोरी। वाई डू वी नीड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी? हमें जो शॉर्ट स्टोरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। और अब हम इस लेसन में क्या करेंगे? इस लेसन में जल्दी से हम अपनी जो कवर करेंगे आपकी शॉर्ट स्टोरी, बिकॉज ऑफ आपका जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है, और जल्दी से जल्दी जितनी ग्रामर हो सके हम ग्रामर को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। टू इंस्पायर एंड मेक द स्टूडेंट्स थिंक वाइडर अबाउट द रिलेटेड इशू एंड थीम थ्रू आउट द मटीरियल। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले स्टोरी में क्या होता है, द मेन पर्पज़ क्या होते हैं, क्योंकि ये इंस्पायर करती है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। रिलेटेड इशू एंड थीम, और कुछ थीम्स होते हैं, कुछ इशू होते हैं जिनके ऊपर बच्चों को सोचने के लिए उनको इंस्पिरेशन मिलती है, पहली बात। सेकंड वन, टू टेक स्टूडेंट्स हाउ टू रिकोगनाइज एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। और ये बच्चों को ये भी बताती है कि शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कैसा स्ट्रक्चर होता है शॉर्ट स्टोरी का। अ स्टोरी शुड बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट। जो स्टोरी होती है बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, और एकदम से डायरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। द स्टोरी शुड हैव बिगनिंग, मिडल एंड एंड। और स्टोरी में लिखते समय ये बात को ध्यान रखना है कि हर एक स्टोरी में एक स्टार्टिंग होती है, उसका एक बीच वाला भाग होता है और एंड होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का। स्टोरी बिकम इंटरेस्टिंग when it captivates the readers and provoke their senses। और स्टोरी जो है वो तभी वो इंटरेस्टिंग होती है, तभी सक्सेसफुल होती है, तभी उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जब अगर वो कैप्चरिंग हो, जो रीडर है उनका, जो पढ़ने वाले होते हैं उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे, ठीक है। और प्रोवॉक्स देयर सेंसेस, और उनकी जो सेंसेस होती हैं, इमोशनल सेंस हो गया, इमेजिनेटिव सेंस हो गया, उनको जो है वो क्या करे? प्रोवॉक करे, उनको बढ़ावा दे। द थिंग्स दैट मेक अ स्टोरी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्लॉट, करेक्टर एंड सेटिंग। सेटिंग में क्या आता है? वही जो उसका जो स्टार्टिंग में क्या लिखना है, बिगनिंग, मिडल में क्या लिखना है, और एंड में क्या लिखना है, और इसका टाइटल क्या देना है, और इसकी जो मॉरल है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन थिंग्स हैं। सबसे पहले हम प्लॉट के बारे में पढ़ते हैं। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट, मोस्ट स्टोरीज हैव अ सीक्वेंस एंड पर्पस और द रीज़न वाई द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड। प्लॉट में क्या होता है? ये बताया जाता है कि ये स्टोरी क्यों लिखी जाती है। उस स्टोरी में कोई ना कोई एक पर्पस होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए ये प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है। सम स्टोरीज हैव अ मोरल और मैसेज। कुछ जो स्टोरी होती है उसमें मैसेज होता है, और कुछ स्टोरी में क्या होता है? कोई शिक्षा दी गई होती है। अदर्स हैव अ यूजुअल एंडिंग और सस्पेंस। और कुछ स्टोरी में क्या होता है? एक सस्पेंस होता है। सस्पेंस क्या होता है कि जैसे कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करके रखनी, आगे क्या होने वाला है, उसको सस्पेंस बोल देते हैं। सम स्टोरीज
are adventurous, some are funny, and some are scary. We see a starting point that moves through different courses to an ending point. तो जो प्लॉट होता है उसमें मेन बातें ध्यान में रखने वाली क्या है, प्लॉट में यही बात ध्यान में रखने वाली होती है कि उसमें सस्पेंस होना चाहिए, या तो स्टोरी आपकी एडवेंचरस है तो प्लॉट भी, तो आपका प्लॉट एडवेंचरस होना चाहिए, फ़नी होना चाहिए, या अगर स्केरी है तो सारा प्लॉट जो है वो स्केरी ही होना चाहिए। स्केरी यानी डरावना, फ़नी यानी थोड़ा मजाक वाला, और एडवेंचरस यानी कि कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, जैसे किसी जंगल में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, इस तरह। और करेक्टर्स, नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है स्टोरी का, क्या होता है करेक्टर्स। उसमें करेक्टर्स इनबिल्ट होने चाहिए, करेक्टर्स के बारे में भी अच्छी तरह से डिटेल होना चाहिए। करेक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ था, स्टोरी हैज़ पीपल, एनिमल और एनी अदर क्रीचर्स इन इट। जो करेक्टर्स होते हैं वो आदमी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, और भी कोई क्रिएचर हो सकता है। टू एड टच ऑफ रियलिटी इट इज़ नेसेसरी टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ। तो जो हमारी शॉर्ट स्टोरी होती है उसको लिखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें जो है रियल लाइफ के जो इंसिडेंट होते हैं उनको ही लिखा जाए। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ स्पेशल क्वालिटीज़ और बिहेवियर पैटर्न। और इसमें जो होता है ये भी ध्यान में रखा जाता है कि स्पेशल क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो करेक्टर होता है उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। बिल्ड द करेक्टर टू रिजल्ट इन रिएक्शन ऑफ एडमिनेशन, फेयर, हेटेड एक्सेट्रा। और वही जब करेक्टर आप कोई भी लिखेंगे तो उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपका करेक्टर कैसा है, डरावना है, नफरत वाला है, या पॉलिटिक है। इस तरह से करेक्टर के लिए भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। देयर इज़ यूजुअली वन मेन करेक्टर एंड अदर सपोर्टिंग करेक्टर। और शॉर्ट स्टोरी में आमतौर पर क्या होता है कि एक जो है वो मेन करेक्टर होता है और दूसरे उसके सपोर्टिंग करेक्टर होते हैं। इसलिए आप शॉर्ट स्टोरी में जो सपोर्टेड कैरेक्टर हैं वो भी डाल सकते हैं स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सूटेबल थॉट और डायलॉग आल्सो ऐड मोर डिटेल टू द कैरेक्टर। और कैरेक्टर को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए आप उसमें डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं, और कुछ और अपने जो थॉट्स हैं वो भी अपने अकॉर्डिंगली, अपनी वोकेबलरी के अकॉर्डिंग खुद भी आप उसमें डाल सकते हैं। लास्ट है सेटिंग। सेटिंग के ऊपर देखिए, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज़ द सेटिंग। बैकग्राउंड, जब हम स्टोरी कोई लिख रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड कुछ चीज़ें डाली जाती हैं वो क्या होता है, द स्टोरी कैन हैपन इन फॉरेस्ट और अ क्लासरूम। स्टोरी जो है कहाँ पर चल रही है, फॉरेस्ट में चल रही है या जंगल में चल रही है, या ऐसा कोई इंसिडेंट, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टोरी लिखनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वर्ड यूज़ करने होते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर द स्टोरी टू हैपन इन ए टोटली इमेजिनरी प्लेस लाइक टॉयलैंड, फेरी लैंड एक्सेट्रा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी जो आपकी और आप लिख रहे हैं वो सारी की सारी एक इमेजिनरी प्लेसेस के ऊपर बेस्ड हो। इमेजिनरी बेसिस क्या होता है, जैसे टॉय लैंड होता है, फेरी लैंड होता है, परियों की कहानियाँ हो सकती हैं, ठीक है, खिलौनों की कहानियाँ हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप जो है पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इमेजिन कर सकते हैं। अगेन यू विल नीड टू डिटेल द सेटिंग टू मेक इट मोर सूटेबल टू द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स। और इसको ही जो क्या है, अगेन यू विल नीड टू डिटेल द, इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें सेटिंग की, टू मेक इट मोर सूटेबल टू द प्लॉट, जो हमारे प्लॉट के लिए भी बिल्कुल मैच करती हो और कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल सही मैच करती हो। स्टोरी मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट सिचुएशन। जो हमारी कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, वो हर एक हिस्से पर अलग अलग तरह से चलती है। कहीं पर ज़्यादा फास्ट चलती है, कहीं पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलती है। द स्टोरी में बी टोल्ड थ्रो एनी वन ऑफ द कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कैरेक्टर्स। जो स्टोरी होती है आपकी, शॉर्ट स्टोरी होती है, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, टोल्ड थ्रो एनी वन ऑफ द कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कैरेक्टर। या तो किसी एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड हो सकती है, किसी एक कैरेक्टर के ऊपर भी आप सारी की सारी स्टोरी लिख सकते हो, या आप जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्टिंग कैरेक्टर है उनके ऊपर भी आप स्टोरी लिख सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बिगिनिंग एंड प्रॉपर एंडिंग। और ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी है उसकी जो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को ही नोटिस करता है। और नीचे इसके जो टिप्स हैं ये अपने अपनी नोट को बुक के ऊपर लिखने हैं। टिप्स हमारे क्या हैं शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, इनको याद रखना है हमेशा ही। फोकस शुड बी ऑन अ सिंगल इंसिडेंट। जब कभी भी आप स्टोरी लिख रहे हैं तो टाइटल के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ एक ही इंसिडेंट के ऊपर फोकस करना है और उस इंसिडेंट को ही लास्ट तक आपने लिखना है।
दूसरा पॉइंट देखिए, द स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। और जो मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टोरी होती है, डायरी एंट्री होती है, वो हमेशा ही पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है और उसको पास्ट टेंस में ही लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। द स्टोरी शुड बी रिवॉल्व अराउंड द सेंटर करेक्टर। और ये जो स्टोरी होती है आपकी, वो किसी एक मेन करेक्टर के ऊपर जो है वो घूमनी चाहिए। द क्लाइमैक्स शुड बी क्लियर एंड थ्रिलिंग। जब स्टोरी हमारा मिडिल पार्ट हो जाता है, उसके बाद इसका क्लाइमैक्स स्टार्टिंग होता है, तो आपका जो क्लाइमैक्स होता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और थ्रिलिंग होना चाहिए। थ्रिलिंग इट मीन्स कि वो इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। द प्लॉट शुड बी क्रिएटेड सो एज टू कैप्टिवेट द रीडर। जो आपका प्लॉट होता है वो इस तरह से लिखा हो गया होना चाहिए कि रीडर जो है, रीडर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर, आपकी कहानी के ऊपर फोकस हो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ 150-200 वर्ड। और शॉर्ट स्टोरी की जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 150 से 200 वर्ड्स ही होनी चाहिए। आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए और 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ नेसेसरी हैव मोरल फॉर द स्टोरी। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप उसमें स्टोरी में मोरल दे सकते हैं, अगर मोरल नहीं दे सकते तो टाइटल आपको ज़रूर स्टोरी में देना होता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपका एग्जामिनर जो है आपकी स्टोरी राइटिंग चेक करते समय ध्यान में रखता है और उनके बेस के ऊपर ही आपको मार्क्स देता है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर स्टोरीज। नाउ एज यू ऑलरेडी नोज यू हैव आउटलाइन। आपको इस तरह से आउटलाइन दी जाएगी और उसके बेस पे आपको ऊपर जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो पहली जो शॉर्ट स्टोरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर के बारे में है, एक मदर की कहानी है। तो देखिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय था, ए बॉय लिव्ड विद हिज मदर इन ए स्मॉल टाउन। एक लड़का था जो अपनी माता के साथ रहता था एक छोटे से शहर में। द बॉय हेटेड हिज मदर बिकॉज शी हैड ओनली वन आई। जो लड़का था वो अपनी जो मम्मा है उससे वो बहुत नफरत करता था। क्यों नफरत करता था उसके बारे में हम आगे देखेंगे। द बॉय वॉज ऑलवेज एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मदर। जो लड़का था वो हमेशा ही अपनी मम्मा को देखकर बहुत ही एम्बेरस्ड हो जाता था, बहुत ही एक अपने आप इंसल्ट महसूस करता था। he did not want her to come to school और एनी अदर प्लेस। वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मा जो है उसको स्कूल में लेके आएँ या उसके साथ कहीं जाएं। वेयर शी कुड बी सीन विद हिम। वो लड़का अपनी मम्मा को अपने साथ कहीं पर भी देखना नहीं चाहता था। क्यों नहीं देखना चाहता था? ही ऑलवेज विश्ड दैट हिज मदर वुड जस्ट डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो हमेशा ही जो है वो विश करता रहता था, हमेशा ही ये दुआ करता रहता था कि मेरी मम्मा जो है वो इस संसार पर ना दिखाई दे। इतनी वो नफरत करता था अपनी मम्मा से। क्यों नफरत करता था वो हम आगे देखेंगे। वन डे ही फाइनली आस्क्ड हिज मदर। और एक दिन जो है वो अपनी मम्मा से बोल देता है, मॉम वाई डोंट यू हैव द अदर आइज़। वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा तुम्हारी जो एक आंख क्यों नहीं है। और मम्मा की एक आंख थी, एक आंख नहीं थी। तो इसलिए वो एक दिन बोल ही देता है कि मम्मा आपकी एक आंख क्यों नहीं है। यू हैव ओनली मेड मी अ लाफिंग स्टॉक ऑल अराउंड। आपने क्या कर दिया है, आपकी एक आंख क्यों नहीं है और आप जब कहीं भी मेरे साथ जाते हो तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, इसलिए आप मेरे लिए सिर्फ एक हंसने का कारण बन गए हो कि उसकी मम्मा की एक आंख नहीं है, और ऐसा कह के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बट द मदर डिड नॉट से एनीथिंग। बट जो मम्मा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती इस बारे में। फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ साल बीत जाते हैं, द बॉय लेफ्ट हिज मदर एंड केम टू द सिटी टू बिकेम अ सक्सेसफुल मैन। और जो लड़का है वो अपनी मम्मा को थोड़ी देर बाद छोड़ देता है और वो शहर में चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए। ही स्टार्टेड वर्किंग। वो काम करना शुरू कर देता है। गॉट मैरिड, शादी भी करवा लेता है। एंड हैड किड, और उसके बच्चे होते हैं। ही गॉट बिजी एंड कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट हिज वन आइड मदर। वो अपने लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है, पूरी तरह से बिजी हो जाता है, और अपनी मम्मा को जो उसके गांव में उसका वेट कर रही होती है, जिसकी एक आंख होती है, उसको वो पूरी तरह से वो भूल जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। वन डे ही रिकवर्ड अ लेटर रिगार्डिंग द स्कूल एल्यूमनी रीयूनियन इन द टाउन। एल्यूमनी रीयूनियन क्या होता है कि जो बड़े बच्चे हो जाते हैं या अपनी जो स्टडी पूरी कंप्लीट करके चले जाते हैं, उनको फिर से स्कूल में या कॉलेज में फिर से बुलाया जाता है कुछ सालों के बाद, तो उसको एल्यूमनी रीयूनियन कहा जाता है।
तो उसके शहर में ये होती है, तो वो उसको फिर से स्कूल में बुलाया जाता है। आफ्टर अटेंडिंग द रीयूनियन ही वेंट टू विजिट हिज ओल्ड हाउस। जब वो रीयूनियन का जो फंक्शन होता है उसको अटेंड कर लेता है, तब उसका दिल करता है कि वो अपने पुराने घर में जाएं, जहाँ पर उसकी एक आँख वाली जो उसकी माँ रहती थी, जिसको वो भूल चुका था। देयर ही सा हिज मदर ऑन द कोल्ड ग्राउंड विद द लेटर एड्रेस टू द बॉय। वहाँ पर उसकी जो मम्मा थी वो धरती के ऊपर, ठंडी धरती थी, वहाँ पर वो लेटी पड़ी हुई थी। विद द लेटर एड्रेस्ड टू द बॉय, एक और उसके पास एक लेटर लिखा हुआ था। लेटर में क्या लिखा हुआ था लड़के के लिए? इन द लेटर शी डिस्क्राइब्ड हाउ द बॉय ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड हैड मीट विद एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज आइज़। और उस लेटर में उसकी जो माँ बताती है कि बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था उसका, किसका? उसके लड़के का, और उसकी वजह से उसकी जो है वो एक आंख चली गई थी उस लड़के की। एंड इट वाज शी, और वो लेडी थी, हु डोनेट हर आई टू द बॉय, और वो एक लेडी थी जिसने अपनी एक आंख अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। देखिए यहाँ पर जो माँ होती है, माँ का कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है। माँ कभी भी बच्चे के लिए जो है वो बुरा नहीं सोचती, पर बच्चे जो है वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो देखिए क्या हुआ था, वो जो लड़का था वो यही बोलता था कि मम्मा आपकी एक आंख नहीं है और सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, आप कहीं भी मेरे साथ मत जाइए, आप दुनिया से चले जाइए, मैं आपको देखना नहीं चाहता इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि मेरा मजाक उड़ाते हैं। बट उसको ये नहीं पता कि उसकी एक आंख जो है वो किसकी वजह से चली गई। वो उस लड़के की वजह से ही चली गई थी जिसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, और उस माँ ने अपनी एक आंख निकाल कर अपनी एक आंख जो है अपने बच्चे को दे दी थी। जब उसकी मम्मा जब डेथ हो जाती है उसके गांव में, घर में, वो लेटर में फिर वो ये चीज़ लिखती है कि मेरी आँख क्यों चली गई थी और मेरी आँख कहाँ गई, जिसकी वजह से तुम्हें वो मजाक सहना पड़ता था। देन ऑल ही कुड ही डू वाज टू क्राई इन रिपेंडेंस फॉर द पर्सन। बट अब सब कुछ हो चुका था, और हो जाने के बाद रिपेंडेंस क्या होता है कि फिर से याद करना कुछ चीज़ें, रिपेंडेंस फॉर द पर्सन, और वो जो आदमी चला जाता है, वो जो इंसान चला जाता है, उसको हम बाद में याद करते हैं। हु लव्ड हिम वेरी मच, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो ये आपकी स्टोरी है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपको फर्दर एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट स्टोरी देखिए, जल्दी से हम स्टोरी करेंगे, 3 स्टोरी हैं बस, यही स्टोरी आपको एग्जाम के लिए तैयार रखनी है। नेक्स्ट स्टोरी देखिए, बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी का क्या मीनिंग होता है कि जो मानवता की एक भावना होती है उसके बारे में इसको लिखना है। देयर वॉज वंस अ मैन हु सडनली फेल्ट एन अर्ज टू मीट हिज ओल्ड गुरु। यहाँ पर एक शिष्य के बारे में और एक शिक्षक के बारे में बात कही गई है। तो एक लड़का होता है, एक आदमी है जिसको एक एम्बिशन होती है कि उसको अपने गुरु से मिलना है, बट उसका गुरु जो है उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाउ मच एवर ही ट्राई, और बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है अपने गुरु से मिलने की, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, और कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। फिर क्या होता है, ही प्रे टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करता है। वन नाइट इन हिज ड्रीम, एक रात क्या होता है जब उसका सपना ले रहा होता है, ही सा हिज गुरु नियर अ शी शोर, और एक जो समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर उसको उसके गुरु के दर्शन होते हैं, वहाँ पर उसको दिखाई देते हैं। व्हेन ही गोट अप फ्रॉम हिज स्लीप, और जब वो अपनी नींद से उठता है, शी वॉज फीलिंग रियली रेस्टलेस, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि ये एक सपना ही था, और बिल्कुल से वो रेस्टलेस हो जाता है, उसकी बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। ही वेंट टू द सेम शी शोर, और उसी दिन वो उठता है और उठ के वो वही नदी के किनारे के पास जाता है। ही हैड सीन ही इन हिज ड्रीम, जो उसने अपने सपने में देखा था। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फाइनली सक्सीडेड इन हिज एफर्ट, बट ही वाज सैड बिकॉज ही सा हिज गुरु एज ए फिशरमैन देयर। तो वो उसको जब वो जाता है और वो वहाँ पर वो इंसिडेंट देखकर बहुत ही खुश होता है कि मैंने अपने गुरु को देखा है, बट वहाँ पर क्या होता है कि उसको गुरु नहीं दिखाई देता, वहाँ पर उसको एक मछली पकड़ने वाला जो है इंसान वहाँ पर वो दिखाई देता है, इसलिए वो देखकर वो उदास हो जाता है। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज गुरु, और उसको जो है अपने गुरु को देख के बहुत ही शर्म महसूस होती है कि क्या मेरा एक गुरु ये फिशरमैन कैसे हो सकता है, ये मछली पकड़ने वाला मेरा गुरु नहीं हो सकता। एंड प्रिटेंडेड नॉट टू रिकॉग्नाइज हिम, और वो इस तरह से प्रिटेंड करता है, इस तरह से दिखाई करता है कि जैसे मैंने उसको नहीं देखा, अपने गुरु को जो है वो मैंने नहीं देखा। एंड मूव्ड अवे, और वो उसको देखकर वहाँ से चला जाता है। इट वॉज़ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था। एंड द मैन वॉज रेडी
डिस्ट्रेस, और जो आदमी था वो बहुत ही डिस्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है। द सन शॉन ब्राइटिंग इन द स्काई, और जो सूरज की चमक है वो बढ़ती जा रही थी गर्मी की वजह से। ही कुड नॉट बेयर द हीट ऑफ द सन, और वो जो सूरज की गर्मी है वो सहन नहीं कर पा रहा था। सो ही फेंटेड एंड फेल डाउन, और इसलिए वो क्या है बिल्कुल थक जाता है और थक हार कर वो नीचे गिर जाता है। A fisherman seems him faint, ran up to him and took him to the safe place. Took him to a safe place. और जो फिशरमैन है जब उसको देखता है कि वो जो आदमी है वो गर्मी की वजह से गिर गया है, और वो उसको सेफली वहाँ से उठाता है और एक ठंडी जगह पर लेके चला जाता है। नरिश हिम, वो उसकी देखभाल करता है। एंड वेटेड पेशेंटली टिल ही बिकम कॉन्शियस, और वहाँ पर रुकता है, उसका इलाज करता है अच्छी तरह से, और जब तक वो कॉन्शियस नहीं हो जाता, जब तक वो उठकर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ पर उसकी देखभाल करता है। कौन करता है? फिशरमैन। When the man woke up, जब वो आदमी उठता है, he saw his गुरु, वो अपने गुरु को देखता है। The fisherman by his side of whom he had been ashamed of, और वही जो मछली पकड़ने वाला था वही उसका गुरु था, वो उसके पास खड़ा हुआ था जिसके ऊपर उसको शर्म आ रही थी कि मेरा जो गुरु है वो मछली पकड़ने वाला कैसे हो सकता है। रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज, और जिसने उसको पहचानने से मना कर दिया था। हिज गुरु सेट बाय हिम एज हिज प्रोटेक्टर, अब उसका गुरु ही उसका जो रक्षक बनकर उसके पास बैठा हुआ था। द मैन रियलाइजेज हिज मिस्टेक, अब आदमी को जो अपनी गलती का जो है वो अनुभव हो चुका था। एंड ही टच्ड हिज गुरु फीट एंड आस्क्ड फॉर एन अपॉलॉजी, और उस अपने गुरु के पैर छूता है और अब माफ़ी के लिए कहता है, माफ़ी मांगता है उनसे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कभी भी जो काम है, जो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को छोटा या बड़ा देखकर हमें किसी भी इंसान को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और यही इस कहानी में एक बताई गई है सारी कहानी। तो गुरु का जो एक दर्जा होता है, गुरु की एक जो पोजीशन होती है, उसको हमेशा ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता है, छोटा है या बड़ा है, ये देखे बिना आपको अपने शिक्षक की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड योर लास्ट स्टोरी, मैन द मेकिंग ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, एक आदमी, एक लड़का जिसने अपने खुद अपना रास्ता, जो अपनी मंजिल को मंजिल पर पहुंचा, अपने बलबूते पर पहुंचा, उसकी कहानी है। तो क्या हुआ है? राजू वाज अ लिटिल बॉय, यहाँ पर एक राजू नाम का लड़का है, छोटा सा लड़का है, हु वाज बोर्न इन ए वेरी पुअर फैमिली, और बहुत ही गरीब फैमिली में उसका जो है वो जन्म हुआ। ही लव टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहता था, बट द फाइनेंशियल स्टेटस एट होम वाज सो पुअर, बट उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही गरीब थी। द स्कूल वाज अ ड्रीम, इसलिए उसका स्कूल जाने का सपना ही रह गया। He restored to small thieves and pickpocketing to earn money, और उसने क्या करना शुरू कर दिया? चोरी चकारी करनी शुरू कर दी, और जेब कहते हैं जो उनको पिक पॉकेट्स बोल देते हैं, जो जेब में से पैसे चुराते हैं या बटुए अपने पर्स वगैरह चुरा लेते हैं। तो ये उसने काम करना शुरू कर दिया, किसके लिए? जो है पैसा कमाने के लिए। वन डे ही वॉज कैच इन द एक्ट ऑफ पिक पॉकेटिंग एंड द कोर्ट पनिश्ड हिम एंड ही वॉज सेंड अवे टू जिनेवल रिमांड होम। तो उसको पकड़ लिया उन्होंने जब वो किसी का वो पर्स मार रहा था, चोरी कर रहा था, एंड जो कोर्ट है उस कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया, और उसको जो जुवेनाइल कोर्ट होती है, जुवेनाइल कोर्ट को क्या होती है कि जहाँ पर 18 साल के कम बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको दूसरी जेल में नहीं भेजा जाता। ये जुवेनाइल एक सुधार घर होता है, यहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। तो फिर उस लड़के को भी वहाँ पर भेज दिया। There all the boys were forced to learn and Raju hated it because he no longer wished to study। और वहाँ पर जो दूसरे लड़कों की तरह उसको भी कहा जाता था कि जो है पढ़ने लिखने के लिए, पर राजू जो है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था। The tutor would cane the boys for every other word they spoke wrong। और उनके जो ट्यूटर थे, जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, अगर कोई भी लड़का वहाँ पर गलती करता था या उनको कुछ जहाँ मिस लैंग्वेज यूज़ करता था, तो उनके जो टीचर थे, उनके जो ट्रेनर थे, उनको बहुत ही डांटते फटकारते थे, मारते थे। यहाँ पर केन क्या है? वही जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, उससे उनको मारते थे। दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मेड राजू रेबिलियन एंड ए सलन चाइल्ड। और इस तरह का जो ट्रीटमेंट था, इस तरह का जो बिहेवियर था, राजू को और ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया उसने, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। ही सेट ऑल डेज स्टोन फेस्ड एंड डिड नॉट मिंगल विद एनीवन।
और इसलिए वो सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता, एक जगह पर टिकटिकी लगा कर देखता रहता और किसी भी बच्चों के साथ वो मिंगल नहीं होता था, मिक्स नहीं होता था, अकेले ही रहता था। वन डे ड्यूरिंग द रिक्रिएशन आवर, जब वो उसके रिक्रिएशन आवर होते हैं, रिक्रिएशन आवर क्या होते हैं कि जेल में जब बच्चों को या कैदियों को एक साथ इकट्ठा बिठाकर कोई क्रिएटिविटी कराई जाती है, कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, तो उसको रिक्रिएशन आवर बोलते हैं। तो जब ये टाइम आता है, देयर वाज अ फ्रेंच मूवी ऑन द टीवी, तो तब उनको टीवी के ऊपर एक फ्रेंच मूवी दिखाई जा रही होती है। इनिशियली ही डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड बट स्लोली द मूवी एंड द लैंग्वेज बिगेन टू इंटरेस्ट हिम। स्टार्टिंग में तो उसको जो फ्रेंच लैंग्वेज की जो मूवी चल रही थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है फिल्म की तरफ बढ़ता है। और फिल्म में जो भाषा यूज़ की गई थी फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर उसका जो इंटरेस्ट बढ़ता है। व्हेन द पर्सन काउंसलर केम फॉर हिज रूटीन विजिट, तो जब वो रूटीन चेकिंग करने के लिए जेल के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, तो क्या होता है, राजू रिक्वेस्टेड हिम दैट ही वांटेड टू लर्न फ्रेंच। तो राजू जो है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है फ्रेंच लैंग्वेज ही सीखनी है। द काउंसलर वाज हैप्पी बिकॉज फाइनली राजू हैड शॉट इंटरेस्ट इन समथिंग। और जो काउंसलर थे उस जेल के, और वो बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली राजू को किसी चीज़ के ऊपर तो इंटरेस्ट आया जिससे उसको आगे फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। ही मेड अरेंजमेंट फॉर फ्रेंच क्लासेस, और उसने क्या किया कि जो फ्रेंच क्लासेस की जो अरेंजमेंट थे वो उसने सारा अरेंजमेंट कर दिया जेल के अधिकारियों ने, एंड क्लासेस उसकी जो स्टार्ट करनी शुरू कर दी। इवेंचुअली राजू पास एग्जामिनेशन ऑफ एडवांस लेवल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और जैसे जैसे राजू मेहनत करता गया उसमें, और राजू ने बहुत सारे एडवांस लेवल के जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम थे वो उसने कंप्लीट कर लिए। व्हेन ही इज़ टर्म एंडेड इन द जुवेनाइल होम, जब उसका लास्ट पार्ट रह गया था उस जेल में, ही सिक्योर्ड अ सर्टिफिकेट इन फ्रेंच टू गिव फ्रेंच टूरिज्म अ गाइड टूर ऑफ द सिटी। तो तब उसको वहाँ से ही एम्बेसी से सर्टिफिकेट मिल गया कि ये जो लड़का है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में एक्सपर्ट है, और जितने भी वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो एज ए टूरिस्ट गाइड वहाँ पर उसको जो सिलेक्शन उसकी हो गई। ही अर्न हीज लिविंग डिसेंटली एंड इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। और इस तरह से उसने क्या किया, ही अपनी उपजीविका कमाता था, अपने खाने पीने के लिए पैसा, उसने अच्छा पैसा कमाने लगा और अच्छा उसकी लाइफस्टाइल होगी। एंड इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, और इस तरह से वो जो लड़का था दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का एक कारण बना। तो ये इसमें बताया गया है कि कभी भी जो है किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट कभी भी जो है किसी भी चीज़ में हो सकता है, और अगर वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करे, किसी एक चीज़ के ऊपर मेहनत करे, तो नेचुरली जो है सक्सेस है उसको ज़रूर मिल ही जाती है, जिससे उसकी लाइफ जो है वो पहले से बेटर हो सकती है। तो ये आपकी स्टोरी थी, जितनी भी स्टोरी मैंने आपको करवाई है यही स्टोरी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेनी है और इनको लर्न कर लेना है धीरे धीरे। और ज़रूरी नहीं है कि सारा एक ही बार याद करना है, थोड़ा थोड़ा याद करें, थोड़ा थोड़ा इसको लर्न करें, और यही जो स्टोरीज़ है आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है। सो नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर विद योर नेक्स्ट लेसन। Your next lesson may be tenses, a short introduction about the tenses। टेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हम कि टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे टेंसेस को यूज़ किया जा सकता है। सो टिल देन टेक केयर।